बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह एक बिजनेसमैन जब कोई भी अपना कारोबार शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो वो सोचता है कि मैं जब ये कारोबार करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, तो ये कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में ये फ्लोरिश होगा, ये बेहतरीन होगा। फिर मैं कितना प्रॉफिट लगाऊंगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना मुझे मैं सरमायाकारी करूंगा, कितना मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कितना नुकसान होगा, कितने अरसे में होगा। इस तरह जब हम बहुत सारे काम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, तो हम टाइम फैक्टर को भी मद्देनजर रखते हैं कि ये काम कितने अरसे में मुकम्मल होगा। मसलन जैसे अभी आप बीएस कर रहे हैं, तो आपके जहन में होगा कि ये बीएस का प्रोग्राम 4 सालों में मुकम्मल होगा, या 5 में होगा, या 6 सालों में होगा। इसके बाद आप जब डेली लाइफ में आते हैं, तो वहां पर भी ये टाइम का फैक्टर, स्पीड का रिएक्शन, जो स्पीड का जो कंसेप्ट है, ये बड़ा अहम है। फर्ज करें आपने ट्रैवलिंग करनी है, कहीं भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो आप क्या सोचते हैं कि जी ये सफर कितने वक्त में मुकम्मल होगा, कितने टाइम में मुकम्मल होगा, मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाने में कितना वक्त लगेगा। अगर वक्त ज्यादा लगता है, आप अपनी गाड़ी की पांच दफा स्पीड ज्यादा बढ़ा लेते हैं। वक्त कम होता है तो आप अपनी स्पीड को जरा स्लो भी कर लेते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली ये डिपेंड करती हैं कि आपने जब एक काम मुकम्मल करना है, तो कितना टाइम लगता है उसको मुकम्मल होने के लिए। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जब एक कीमियादान, एक केमिस्ट कोई रिएक्शन करवाता है, तो उसके क्या जहन में होता है कि ये रिएक्शन कितने वक्त में मुकम्मल होगा, कितनी देर में ये कंप्लीट होगा। अब आप अगर देखें डिफरेंट रिएक्शंस, तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ टाइमिंग में मुकम्मल होते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिलाएं, तो क्या होगा? फौरन साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप किसी एसिड से मिलाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर की, जिसके नतीजे में अल्कोहल बनती है और एसिड बनता है, तो ये रिएक्शन फौरन नहीं होगा, बल्कि चंद मिनट्स के अंदर होगा, या चंद घंटों के अंदर मुकम्मल। यानी अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की जो रफ्तार है, वो एसिड बेस रिएक्शन से थोड़ी सी स्लो हो गई। बिल्कुल इसी तरह कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इससे भी ज्यादा स्लो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब खाना खाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फौरन हजम हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाइजेशन में वक्त लगाती हैं। तो आपका जो खाना है, आपके अंदर जो खाने के कंटेंट्स हैं, उनके अंदर जो डाइजेशन रेट है, वो हर एक का डिफरेंट है। बाज दफा ये होता है कि एक खाना आपको हजम नहीं हो रहा, आप उसको धक्का लगाने के लिए कोई पकियों का इस्तेमाल करते हैं, आप सोडा वाटर यूज करते हैं, आप लेमन पीते हैं, आप सेवन अप पीते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आप रिएक्शन की स्पीड को तेज कर रहे हैं। इसी तरह आप अगर कहते हैं जी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाना है, तो क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन को मिलाएंगे ऑक्सीजन से, पानी बनेगा। कब बनेगा पता है आपको? कितना वक्त लगेगा पानी बनने में? कौन बताएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनाना कितना वक्त लगता है, कौन बताएगा? जी, अभी मेरी आवाज आ रही है भाई? डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, आ सर, रही आ है। रही है। चले, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम पानी बनाते हैं, तो ये रिएक्शन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये 50 से 60 सालों में मुकम्मल होगा। अगर आप आज ये रिएक्शन शुरू करवा दें ना, तो आपके जो दोते और पोते आएंगे ना, आज से 50 साल 60 साल के बाद, वो ये पानी पियेंगे। ये इस कदर स्लो है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, टाइम कम है, हमने खुद ही पानी पीना है, हमारा कोई
बेटा बेटी, दोता दोती, पोता पोती वो ना पानी पिए, हमने ये पानी खुद यूज करना है। क्या करेंगे आप? कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे, कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। जो ही इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, फ्लेम होगा, कैटालिस्ट होगा, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन्होंने मिलकर पानी 50 से 60 सालों में बनाना था, वो 1-2 मिनट में पानी बना देंगे। तो आपने इन तमाम मिसालों से क्या चीज निकाली है, क्या नतीजा निकाला है कि कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं। और एक साइंसदान को यह पता होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन कितनी रफ्तार में मुकम्मल होता है, उसकी स्पीड क्या है, उसका रेट क्या है, उसकी रफ्तार क्या है। लिहाजा यूं समझ लें कि ये जो है ना केमिकल काइनेटिक्स, it directly deals with the chemical reactions like topic of chemical thermodynamics, chemical equilibrium, electrochemistry, इसका ताल्लुक इनके साथ है। लेकिन बुनियादी तौर पे हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं नंबर 1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नंबर 2 हाउ टू कंट्रोल द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, नंबर 3 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये 3 बातें हैं जो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन किस रफ्तार से हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे असरअंदाज होते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट या कोई सॉल्वेंट। तीसरा मेन पॉइंट कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो किसी मैकेनिज्म के जरिए होता है, ना कोई उसका तरीकाकार होता है। वो मैकेनिज्म क्या है? क्या वो सिंपल रिएक्शन है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, क्या उसके अंदर कोई और? तो जिस प्रोसेस से वो मुकम्मल होगा हम उसको भी साथ साथ स्टडी करेंगे। तो बुनियादी तौर पे आप यूं कह लें कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस एंड कवर 3 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 बोलें जी, नंबर 1 Sir, rate of a chemical reaction. नंबर 2 The how to control the rate of chemical reaction. and third one, mechanism of reaction. ठीक है जी। अब ये टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है जी? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज अ स्पीड विद विच अ रिएक्शन प्रोसीड। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। मिसाल के तौर पे आपके पास सिंपल सा रिएक्शन है कि रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में तब्दील हो गया। तो जब रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में तब्दील हुआ तो क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त गुजरता जाएगा, ए की कंसंट्रेशन में कमी आती जाएगी और बी की कंसंट्रेशन में इजाफा होता जाएगा। लिहाजा आप इस रिएक्शन को 2 तरीकों से लिखेंगे, ए के लिहाज से या बी के लिहाज से। अगर हम ए के लिहाज से लिखें तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी। क्या मतलब? ये जो माइनस है ये क्या शो करता है? माइनस शो करता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आप अगर इस चीज को यूं देखें विद रेफरेंस टू बी तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन प्लस डीबी ओवर डी। ये प्लस वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है। लिहाजा तो आपने जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, या लिखा रिएक्टेंट के लिहाज से या लिखा प्रोडक्ट के लिहाज से। और अगर हम कहते हैं कि ये रिएक्शन स्टेडी स्टेट में है, क्या मतलब? कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिस रफ्तार से ए में कमी आ रही है उसी रफ्तार से बी में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी ओवर डी टी। अगर आप यहाँ इसको ले लेते हैं कि ये जो इसमें टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई, जैसा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये क्या है? तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या इंडिकेट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो ये लफ्ज डी साथ आ रहा है, डी से मुराद क्या है? डी रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन में बहुत ही मामूली सी तब्दीली आए
तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये डी है। लिहाजा ये जो हमने टर्म लिखी ना dA/dt, इसका क्या मतलब है कि ये डिफरेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब कि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो dA/dt का मतलब है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद द पैसेज ऑफ टाइम। लिहाजा अगर आप ये रिएक्शन लिखते हैं दो रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट्स के लिए, जैसा कि दो रिएक्टेंट ए और बी है, प्रोडक्ट यहाँ पे सी और डी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, -dA/dt इज इक्वल टू -dP/dt इज इक्वल टू प्लस dC/dt इज इक्वल टू प्लस dD/dt। तो ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एनीहो, ये था एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन के केमिकल काइनेटिक्स क्या है, जिसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट फैक्टर्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से मुराद है अ स्पीड विद विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स। उसके बाद ये जो टर्मिनोलॉजी है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, स्मॉल डी का मतलब क्या है, अगर कोई क्वेश्चन है तो भैया पूछ लें जी। any question dear students? राव तनवीर अपना माइक जी, राव तनवीर माइक बंद कर जी जी, क्वेश्चन जी। नो क्वेश्चन सर, चले, क्लियर। इसके बाद ये सिंपल है जी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वही जो आपने एफएससी में पढ़े थे कि यूनिट से मुराद यहाँ पे क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसके यूनिट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। इफ द टाइम इज इन मिनट्स, आवर्स, डेज और ईयर्स, then the unit will be written accordingly and per second will be replaced by per minute, per hour, per day, per year। तो लिहाजा जो इसके कॉमन यूनिट हम यूज करेंगे वो होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो अगर कोई रिएक्शन मिनट के लिहाज से है तो फिर पर मिनट, अगर आवर के लिहाज से है पर आवर, अगर डे के लिहाज से है पर आवर, मंथ के लिहाज से है पर मंथ, ईयर के लिहाज से है तो पर। इट इज सिंपल, बोले यस सर। अच्छा, इसके बाद छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेलोसिटी है बेसिकली। तो यहां जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, इससे मुराद क्या है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी खास वक्त पे जो रिएक्शन का रेट होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये इसके बाद है जी एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। जब दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान केमिकल रिएक्शन को लेंगे तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है क्या है, dA/dt। अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लें, द एवरेज रेट बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। अगर टाइम इंटरवल जीरो होगा तो फिर जो होगा ना इंस्टेंटेनियस रेट वही होगा इसका एवरेज। इसके बाद है भाई रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, ये भी आपने आई थिंक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको हम जरा देख लेते हैं। रेट लॉ क्या है, आर रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान जो ताल्लुक है उसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ। अब इसमें मिसाल के तौर पे ये एक रिएक्शन है कि जिसमें ए 1 मोल बी के 2 मोल से मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। अब इसमें ए का चूंकि 1 मोल था तो ये 1 है, बी के 2 मोल थे तो ये 2 आ गए। तो यहाँ पे जो रेट होगा
उसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ए और बी के अगर हम लेते हैं कि ए के m मोल हैं, बी के n मोल हैं, तो रेट किसके इक्वल आएगा? रेट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट के इनटू a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n। तो ये था जी इसमें रेट के हवाले से। जैसा कि ये मिसालें देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बने, तो बोले रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? बोले जी डियर स्टूडेंट्स। जी सर। सर सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल तो टू ये के कंसंट्रेशन ऑफ कांस्टेंट। हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है जी। नाइट 2NO2 डिकम्पोज इनटू NO2 क्या होगा जी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी NO2 रेज टू स्क्वायर ब्रैकेट्स रेज पावर 2। ओके। इसी तरह 2NH3 डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं? 2 + 3H2 क्या बनेगा? NH3। NH3 रेज पावर 0। अच्छा, अब जीरो क्यों आया अभी? सर जीरो जो है वो इसलिए कि ये लाइट डिपेंडेंट है। ये क्या सर? लाइट लाइट डिपेंड। ये लाइट रिएक्शन है। ये होता है, ये रिएक्शन मोनों पर डिपेंड नहीं करता, ये रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, रोशनी के ऊपर। ठीक है, इसकी इंशाल्लाह डिटेल हम अलग से देखेंगे। N2O5 2 मोल डिकम्पोज होकर क्या बना भाई? 4NO2 + O2। 4N। यहाँ पे जो रेट ऑफ का रिएक्शन है किसके ऊपर है? N2O5। बोले N2O5 की कंसंट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, NH3 के ऊपर 2 होना चाहिए था, 0 है। N2O5 के ऊपर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये 1 लिखा हुआ बेसिकली। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ 2 क्यों नहीं आया और यहाँ 2 क्यों नहीं आया? इन दोनों जगह पे 2 क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब आपने ढूंढना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या फर्क होता है। ठीक है जी। तो ये जो बेसिकली, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर ये बेसिकली जो है ना मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं रिएक्शन। तो मींस के फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप यानी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसमें इंक्लूड नहीं होता और सेकंड स्टेप में जब ये रिएक्शन अकर होता है तो उसके थ्रू जो है इसका रेट देखा जाता है। आपका जवाब बेटा काफी हद तक ठीक है, क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो सबसे स्लो स्टेप होता है। तो स्लो यस सर। स्टेप में मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, उसके मुताबिक रेट लाएगा, इसलिए ये आपका जवाब ठीक है। ठीक हो थैंक यू गया। सर। ओके।